गुड मॉर्निंग क्लास। नेवी इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में हम भारतीय भूगोल के पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भूगोल के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार जाके उन दोनों लेक्चर्स को देखें, तभी आपको ये थर्ड लेक्चर समझ आएगा। तो आज के इस लेक्चर्स को कंटिन्यू करें जी। देखो, लास्ट टाइम हम यहाँ पे पहुँचे थे। हमने क्या किया, सबसे पहले पार्ट नंबर 1 में तो भारतीय भूगोल को समझा कि क्या है वो, क्या नहीं है, इसमें हमें पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद हमने इसके 2 पार्ट्स कर दिए थे पार्ट नंबर 1 में ही, कि हम भूगोल को 2 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो आपके पास टॉपिक्स बनते थे, जैसे आपने देखा था प्लैनेट्स वाला टॉपिक देखा था एक, उसके बाद एक आपने सैटेलाइट्स वाला टॉपिक देखा था, है ना, कि ये सारी हम चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद स्टार्स पढ़ेंगे, उसके बाद गैलेक्सी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद एस्ट्रॉइड्स की बात करेंगे, उसके बाद कॉमेट्स की बात करेंगे, मतलब धूमकेतु की बात करेंगे। ये एक क्षुद्र ग्रह है, ये गैलेक्सी मंदाकिनी है, तारा है, सैटेलाइट्स उपग्रह है, प्लैनेट्स क्या है, ग्रह हैं। तो मतलब इसी तरह से हमें काम करना था। फिर पार्ट नंबर 3 जो आपके पास लेक्चर नंबर 2 था, लेक्चर नंबर 2 में हमने पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करना काम कर दिया था। तो पार्ट नंबर 1 से जब हमने काम करना स्टार्ट किया तो पहला हमारा टॉपिक क्या बना था, प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ा कल। प्लैनेट्स को हिंदी में ग्रह बोला जाता है। कुल ग्रहों की संख्या देखी वो थी 9, अब आपके पास है 8। क्यों आपके पास जो 9वां ग्रह है प्लूटो, उसको यहाँ से हटा दिया गया है, वो आपने पढ़ लिया है। अब आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि क्यों प्लूटो को यहाँ पे हटाया गया है और इसको कब हटाया गया था, कारण क्या था और कब हटाया गया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दो। अब प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितने ग्रह हैं, 8। जल्दी से रिकॉल करो चीज़ों को। एक ग्रह को, एक गोले को हम ग्रह कब बोलेंगे, जब वो 3 काम करेगा। नंबर 1 रोटेशन, क्लियर है, रोटेशन। इसको हिंदी मीडियम वाले इसको परिभ्रमण, है ना, परिभ्रमण भी इसको बोला जाता है। नंबर 2 की बात करो, रेवोल्यूशन, इसको परिक्रमण बोला जाता है, और नंबर 3 पे हमें क्या चाहिए होता है, रेवोल्यूशन शेप, कि मतलब जो रेवोल्यूशन करेगा ये, उसका आकार कैसा है, रेवोल्यूशन शेप कैसे होने चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दे जरा जल्दी से, क्योंकि हम इस सारे टॉपिक्स के बारे में बढ़िया से पहले पढ़ चुके हैं। तो देखो इतनी चीज़ें आप सभी के, है ना, समझ में बैठ ही गई होंगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो प्लैनेट्स के ऊपर जो एग्जामिनर्स पूछता है वो क्या था, वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने बोला था वो इस टॉपिक से पक्का क्वेश्चन पूछता है। रोटेशंस के ऊपर हम चल रहे थे, क्लियर है। रोटेशंस से आप समझते क्या हो, मैंने पहले आपको समझाया है कि रोटेशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास सन है, और यहाँ पे आपके पास एक मरकरी प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, ये सारे आपके पास यहाँ पे ग्रह हैं, क्लियर है। तो अब जब मैं अगर अर्थ की बात करूँ, मैं अर्थ से स्टार्ट करूँ, अर्थ जब अपने एक्सिस पॉइंट पे बैठ के, ये इसका एक्सिस पॉइंट है जिसको आप अक्ष बिंदु बोलते हो, अगर इस पे बैठ के ये घूमता जाएगा तो उसको हम बोलते हैं परिभ्रमण या फिर रोटेशन। और जब आपके पास कोई भी ग्रह एक परिभ्रमण कर लेता है, ये 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, डे इज इक्वल टू 24 हावर्स, क्योंकि हमें पता है हमारी पृथ्वी जो है वो रोटेशन करती है कितने टाइम में, 24 हावर्स में। इतनी चीज़ें सबकी क्लियर थी। तो देखो यहाँ पे मेन दिक्कत क्या आती है वो चीज़ समझ लो आप, कि मैंने बोला था चाहे आप किसी भी प्लैनेट्स की बात कर लो, चाहे मैं इसकी बात करूँ, है ना, ये मान लो आपके पास अर्थ है, ये कुछ भी हो सकता है, ये अर्थ भी हो सकता है, वीनस भी हो सकता है, कुछ भी मान लो अपने अपने हिसाब से आप, ये अर्थ है। तो आपसे एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो अर्थ है ये किस डायरेक्शन में अपनी रोटेशन करता है। टॉपिक क्लियर है, डायरेक्शंस, और हमेशा वो 2 ही यहाँ पे पूछेगा। एक आपके पास कौन सी डायरेक्शन, एक ईस्ट
और एक आपके पास बेस्ट डायरेक्शन, पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूर्व, इन्हीं दो डायरेक्शंस के ऊपर बात करेगा वो। और वो क्यों करता है ये भी हमारे पास रीज़न है। मैंने बोला है अर्थ अगर हमें देखनी होगी तो वो हम कैसे देख पाते हैं, जो हमारे वैज्ञानिकों ने एक ग्लोब है ना, मैन मेड पृथ्वी बना दी है जिसको आप क्या बोलते हैं ग्लोब, आप उसको देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, इसका ये वाला जो सिरा है प्लस ये वाला जो सिरा है वो फिक्स करके रखा होता है एक स्टैंड के साथ इस तरह से, क्लियर है, और ये आपके पास ग्लोब बन जाता है। अब ग्लोब देखो, ये इसका ऊपर वाला सिरा है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ और साउथ से तो कभी घूमेगा नहीं ना, क्योंकि ये तो फिक्स पॉइंट है, क्लियर है। ये हमेशा जो घूमेगा ये ऐसे को घूमेगा, ये जो ईस्ट है ये वेस्ट है, जब ये घूमेगा तो वेस्ट यहाँ पे आ जाएगा और ईस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है चीज़ें। तो मैंने क्या बात करी कि यहाँ से एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी रोटेशन किस डायरेक्शंस में होती है। अब मेरी बात सुन लो आप, ये फुटबॉल मान के चलो आप, एक जो पृथ्वी है ना वो किस तरह दिखाई देता है आपको आकार, वो ऐसे नहीं दिखाई देता है, वो एक फुटबॉल के रूप में हमें दिखाई देता है। तो फुटबॉल जो है मैं उसके दो सिरे ऊपर से पकड़ ले रहा हूँ तो मैं उसको घुमा कहाँ से पाऊँगा, बीच से घुमा पाऊँगा ना, क्लियर है। वो घूमेगा कैसे, या तो वो इधर को घूमेगा या तो वो पीछे की तरफ आएगा, दो ही डायरेक्शंस होती हैं। कोई भी हमारे पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है उसकी अगर मैं डायरेक्शंस की बात करूं तो वो उसकी दो ही बनती है, या तो वो इस तरफ को चलेगा आगे को या तो वो पीछे को चलेगा, क्लियर है। तो अगर मैं इनकी डायरेक्शंस की बात करूं तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट की जो आपके पास डायरेक्शंस है वो हमेशा दो होती हैं, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको देख लेते हैं, ये क्लॉकवाइज क्या है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, इसको देख लो आप, ये क्या फंडा है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जिस तरह से आपके पास घड़ी होती है, घड़ी में यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे आपके पास 3 बजते हैं, यहाँ पे आपके पास 9 बजते हैं, 6 बजते हैं, यहाँ पे आपके पास 9 बजते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में घूमेगी तो मतलब क्या हो रहा है कि घड़ी की दिशा के अनुसार घूम रहा है, तो इसी को बोला जाता है क्लॉकवाइज। टॉपिक क्लियर। अगर मान लो मैं दूसरा एग्जाम्पल इसका एंटी क्लॉकवाइज का लूँ तो वो क्या था, अगर यहाँ पे 12 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 9 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं। अब घड़ी की सुई तो आपको पता है ना ऐसे इधर को चलती है, पर हमारा ऑब्जेक्ट मान लो घड़ी की सुई के बिल्कुल विपरीत चल रहा है, ऐसे को घूम रहा है, तो इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी आपके पास सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा दो ही डायरेक्शंस में मूव करते हैं, क्लियर है चीज़ें। तो ये फंडा आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हमेशा जब भी आपके पास रोटेशन से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो वो आपको एक चीज़ पूछेगा कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूर्व घूमती है, क्लियर है चीज़ें। तो इस चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में एक नोट बना के लिख लेना है। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं, 8 में से केवल 2 प्लैनेट्स, 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि अपनी रोटेशन, अपनी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज करते हैं, क्लियर है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी की सुई के अनुसार। तो देखो वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं वो यहाँ पे आप देखो, एक आपके पास वीनस, एक आपके पास यूरेनस। ये 2 ग्रह जो हैं वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, और बाकी के जो आपके पास 6 ग्रह बच गए, आपको पता ही है कौन कौन से ग्रह हैं, हम फर्स्ट सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं। जो 6 ग्रह हैं वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कहाँ पे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के बिल्कुल विपरीत। चीज़ें समझ आ रही है ना। तो अगर मैं बात करूँ, ये आपके पास फुटबॉल है, अगर मैं इसको इस तरह से डिस्प्लेस करूं तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी इसकी, आगे को चल रहा है ना, आगे को चल रहा है। घड़ी ऐसे रख दो आप, अगर घड़ी की सुई ऐसे ऐसे चल रही तो वो कौन सा होगा, वो क्लॉकवाइज होगा ना। तो यही आपके पास है। अगर मैं बात करूं क्लॉकवाइज आपके पास कौन घूमेगा, तो वो आपके पास है केवल और केवल वीनस और यूरेनस। वीनस को हिंदी में शुक्र बोला जाता है, यूरेनस को हिंदी में अरुण बोला जाता है। क्या इतनी चीज़ें मेरी क्लियर हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये तभी आपको पता चल पाएगा जब आप 2 लेक्चर्स को बढ़िया से पढ़ोगे, जो लास्ट के 2 लेक्चर्स हैं, क्लियर है, ठीक है।
हमने लास्ट लेक्चर में प्लैनेट्स को अच्छे से डिस्कस करा कि प्लैनेट्स होता क्या है। फिर मैंने बोला जो रोटेशन आपकी पहली कंडीशन है, रोटेशन से हमेशा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है उसकी डायरेक्शन से। अगर उसकी डायरेक्शंस पता करनी है तो हमें ये सारी चीज़ें पढ़ना पड़ेंगी। समझ रहे बात? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ये सन है, यहाँ पे आपके पास मरकरी है, यहाँ पे आपके पास वेनस है, यहाँ पे आपके पास अर्थ है। तो भैया ये तो घूम रहा है, मरकरी तो घूम रही है ना, मरकरी घूम रही है, वीनस भी अपने एक्स के ऊपर घूम रही है, ये अर्थ भी अपने एक्स के ऊपर घूम रही है। तो ये हो सकता है ये ऐसे घूम रही है, क्लियर है। हो सकता है वीनस इससे उल्टा घूम रही है, वीनस इस तरफ को घूम रही है, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम बात करें, अगर हमें देखनी होगी तो हमें क्या चीज़ देखने पड़ती है, कोई भी गोलाकार वस्तु जो है वो हमेशा दो डायरेक्शन या दो दिशा में घूमेगी। एक तो क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की सुई के दिशा अनुसार, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के बिल्कुल विपरीत दिशा में। ये चीज़ें सही होगी। अब आ जाओ जरा अपने टॉपिक के ऊपर जी। तो इतनी चीज़ें सबको पता चली ना कि भैया जो हमारे दो ग्रह हैं, एक का नाम था वीनस और एक का नाम था यूरेनस, वो ओनली क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो मैं एक बार इनको सबको ड्रॉ करूं। सन का बनना जरूरी है ना। सन क्या है, जल्दी से लिखो। सन क्या प्लैनेट है या क्या चीज़ है, ये लिखो नीचे जल्दी। हाँ, उसके बाद सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। प्लूटो को निकाल दिया गया है, आप सभी को पता है। तो ये आपके पास थे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। अब मैं यहाँ पे वो टिक कर रहा हूँ जो कि क्लॉकवाइज अपनी रोटेशन करते हैं। एक आपके पास ये क्लॉकवाइज करता है, एक आपके पास ये आपके पास क्लॉकवाइज करता है। बाकी आपके पास जितने भी बच गए वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपसे हमेशा क्वेश्चन ये पूछेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो किस डायरेक्शन में अपनी रोटेशन कंप्लीट करती है, किस डायरेक्शन में, किस दिशा में परिभ्रमण करता है। तो ये आपका कैसे क्वेश्चन सही हो पाएगा, जब आप अगर पृथ्वी को आप यहाँ पे पकड़ोगे, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे अगर डायरेक्शन चार्ट बनाऊँ तो डायरेक्शन चार्ट ऐसे बनेगा ना, सबने पढ़ा है ना। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं, ये ईस्ट है और ये आपके पास वेस्ट है। ऐसे होता है हमारा दिशा वाला चार्ट। तो यहाँ पे ये जो आपके पास ईस्ट है ना, बोला गया हमारे पास क्वेश्चन हमेशा वो क्या पूछेगा कि पृथ्वी जो है क्या वो पूर्व ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रही है या वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रही है। अब मेरे को आप बता दो जल्दी से, क्योंकि आपको पता चल गया क्लॉकवाइज कौन घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज कौन घूमता है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो वो यहाँ पे देखो। आप सबसे पहले अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करो, एक जो प्लैनेट्स है उसको यहाँ पे बना दो। अब आपने यहाँ पे लिखा अर्थ है, आपने एज्यूम करा ये अर्थ है। तो अर्थ के बारे में आपको क्या पता है, वो कैसे घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? दिमाग लगाओ, अभी मैंने बताया ना। ये देखो ये कौन सा है, अर्थ है ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो देखो ये आपके पास वेस्ट ईस्ट है और ये आपके पास क्या है, वेस्ट। आप चेक करो जरा इसको कैसे करोगे। अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा ईस्ट टू वेस्ट। पर अगर मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये यहाँ से, मान लो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्लॉकवाइज बन जाएगा। तो ये तो कुछ भी आंसर निकल के नहीं आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास एंटी क्लॉकवाइज भी आंसर है और क्लॉकवाइज भी आंसर है, तो ये गलत है। इसको देखो कैसे इस क्वेश्चन को करना होता है। इसका जो आपके पास मेथड है वो क्या है, एक शॉर्ट ट्रिक है, वो याद रखना। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए आप इतना सर्कल ड्रॉ कर लो और इस सर्कल को मान लो जो आपको बताया गया है। ये आपके पास पृथ्वी से क्वेश्चन पूछा गया ना, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है या पश्चिम से पूर्व घूमती है, ऐसा पूछा गया ना। हाँ, तो वही बात कर रहा हूँ। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया हो तो बस इतना ही गोला बनाइए, आप इतना ही गोला बनाइए। अब इसके ऊपर आप जो आपके कॉन्सेप्ट्स है ना वो बनाते चलिए। अब आपको पता है अर्थ कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज कैसा होता है, यहाँ से चलूँ मैं इस तरफ को तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ये इस तरफ को। भैया जब मैं इस तरफ को चलूँगा ना तब आपके पास क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में हमें चलना है। तो ये कौन सी दिशा थी, वेस्ट, और ये कौन सी दिशा थी, पूर्व या ईस्ट।
तो इसका बिल्कुल सही जो आंसर है वो क्या हुआ, पूरब से पश्चिम या फिर वेस्ट टू ईस्ट। क्या मेरा क्वेश्चन समझ आया सबको या नहीं? सुनने पड़ेगी चीज़ें, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको कॉपी पे लिखना पड़ेगा, तभी चीज़ें समझ आने वाली है। क्लियर है? हाँ चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जल्दी से पेपर अपनी कॉपी पे करके देखो। क्वेश्चन क्या है, जो एक मार्स, एक मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की जो परिभ्रमण दिशा है वो क्या है, ये जो उसकी रोटेशन डायरेक्शन है वो क्या है, मंगल ग्रह के बारे में पूछ रहा हूँ। क्लियर है? तो मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले आपका काम क्या बनता है, नंबर 1 कि आपको ये याद होना चाहिए मंगल ग्रह ये है, मार्स इसको बोला जाता है ना, मंगल इसको ये बोला जाता है। आपने ये देखना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। आपको पता है भैया 2 ही ग्रह हैं बस जो क्लॉकवाइज है, तो उनको तो छोड़ दो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज ही हुआ। आपने इतना पता करने के बाद अपनी कॉपी पे लिख लिया एंटी क्लॉकवाइज, है ना। उसके बाद नंबर 2 पे आपका काम क्या बताया मैंने बोला आप इसी तरह से एक गोला खींच लो और उसको मान लो, आप क्या मानना है आपने, मार्स। पर जैसे आपने इसको माना तो उसका हाफ कर दो, हाफ करोगे तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ट्रिक है ये, मेथड है, तरीका है। ऐसे तो ग्रह तो पूरा होता है ना, पर ये तरीका है किसी काम को करने का, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए। मार्स पता चल गया है। अब आपको पता है ये कौन सी डायरेक्शन में चलता है, एंटी क्लॉकवाइज में घूमता है। भाई एंटी क्लॉकवाइज बना लो, ये आपको पता है ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी की बिल्कुल विपरीत दिशा। एक एक चीज़ वहाँ समझ आएगी, वीडियो रिप्ले करो तभी चीज़ें समझ आएंगी। तो अब बताओ मेरे को कौन सी दिशा हुई इसकी, ये पश्चिम से पूर्व की तरफ आपके पास गति करता है कौन, मार्स। रियलिटी अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे ये कुछ और ही काम होता है, पर इसको 2D डायमेंशंस पे उस लेवल पे नहीं समझाया जा सकता है। क्या चीज़ें क्लियर हैं या नहीं? सही है ना। अगर कोई दिक्कत आए इस टॉपिक में तो आप बताना, आपको इससे भी अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने पूछा यूरेनस या फिर यूरेनस, अरुण लिखा है यहाँ पे, अरुण की जो परिभ्रमण दिशा है वो क्या है, वो आप मेरे को जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के दो। आपका काम क्या बनता है, मेरे को सर ने क्या बताया था, अगर मेरे को अरुण की परिभ्रमण या रोटेशन डायरेक्शन बतानी है तो मेरे को सबसे पहले सर ने ये बताया है कि ये क्लॉकवाइज है, ये कौन सी डायरेक्शन में अपनी मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज। इतना पता लग गया, लिख लिया। नंबर 2 पे आपको क्या बताया गया था, एक सर्कल बना लो और उसको आप क्या मान लो, अरुण, यूरेनस इसको मान लिया है। पर यूरेनस मानने के बाद आप इसको आधा खत्म कर दो यहाँ से और यहाँ पे लिख लो, आपको पता है ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब आप अपना फंडा लगा लो। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, घड़ी की सुई के अनुसार। तो आपको पता है यहाँ पे क्या बजता है, यहाँ पे 3 बजते हैं, यहाँ पे 6 बजते हैं, तो घड़ी की सुई इस तरफ को चलती है ना। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, क्लॉकवाइज। अब बताओ ये कहाँ से घूमना स्टार्ट हुआ, पूर्व से घूमना स्टार्ट हुआ और पश्चिम में ये घूमता है। पूर्व से पश्चिम आपके पास याद रखना, लास्ट में जब आप सब कुछ सॉल्व कर लोगे, सारा काम कर लोगे, तो आपके पास एक कंक्लूजन निकल जाएगा, एक निचोड़ निकल जाएगा चीज़ों का। वो निचोड़ क्या होगा, जितने भी ग्रह हैं सिवाय यूरेनस और वीनस के, वो सारे के सारे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। और वीनस और जो आपके पास यूरेनस था, वो 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ घूमेंगे। मैंने जो बोला रिप्ले करना, सुनना, सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिखते चलना, वही आपके पास नोट्स बन जाएंगे। क्लियर है? तो ये पहला आपके पास टॉपिक था जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और बहुत बार अच्छे जैसे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाँ, एक काम की बात, अभी बहुत सारे टेस्ट निकलने वाले हैं, टेस्ट डेट्स आ चुकी हैं, एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट यहाँ पे हमारी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो वो 9459802085 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस जो हैं वो आपके पास पेड हैं। स्टार्टिंग की 2-3 लेक्चर्स आपको फ्री में मिल रहे हैं सबको, बाद में सब कुछ यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। पहला टॉपिक क्लियर है, रोटेशन से क्वेश्चन खत्म। अब आ जाओ रेवोल्यूशंस पे। रेवोल्यूशन पता है आपको, रेवोल्यूशंस क्या होती है? रेवोल्यूशंस क्या होती है, जब कोई गोला सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर मारे तो उसको हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। क्लियर है? अब आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो कि सर
जिस तरह से रोटेशन हर किसी ग्रह की अपने अपने अनुसार है, कोई पूर्व से पश्चिम घूम रहा है, कोई पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, उसी तरह से देखो रोटेशन तो ऐसे भी हो सकती है ना, मरकरी इधर को भी घूम सकता है, अगर इधर को घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर इधर को घूमेगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि घड़ी हमेशा इस तरफ को चलती है, घड़ी की सुई। क्लियर है? पर याद रखना कभी भी रेवोल्यूशन से इस तरह का डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या देखा गया है, जितने भी आपके पास प्लैनेट्स हैं उनकी रेवोल्यूशंस एक ही डायरेक्शंस में देखने को मिली है, और वो आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है चीज़ें? तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, और उसी के साथ आपको सारी चीज़ें पढ़ाई करनी है। क्लियर है? हाँ, चलो जी, इतना फंडा समझ आ चुका है। अब हमारा काम क्या बनता है, हमने देखो क्या काम किया बढ़िया से प्लैनेट्स वाले टॉपिक्स को देखा, समझा उसको। अभी तो देखा नहीं हमने कि प्लैनेट्स क्या क्या काम प्लैनेट्स में है, क्या उसके फैक्ट्स हैं, इसके बारे में हमने कुछ बात नहीं करी, बस अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर रहे थे। ठीक है? एक नॉर्मल से क्वेश्चंस की बात करूं तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भैया हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, 8, और पहले कितने थे, 9, प्लूटो को कब हटाया गया 24 अगस्त 2006, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो ये हमारे यहाँ पे प्लैनेट्स हैं, नंबर 1 पे मरकरी, नंबर 2 पे वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्लियर है? देखो अब हमारा काम क्या बनता है, हमने पहला टॉपिक तो खत्म करा प्लैनेट्स वाला, कि मतलब उसको हमने थोड़ा ऊपर से समझ लिया है। अब उसी का एक भाई है ना, प्लैनेट्स के साथ ही आपके पास एक टॉपिक जुड़ा हुआ होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसी चीज़ को बढ़िया से डिस्कस करेंगे। उपग्रह बोला जाता है उसको, क्या बोला जाता है, सैटेलाइट्स को उपग्रह। ठीक है? प्लैनेट्स किसको प्लैनेट्स बोलेंगे वो हम सीख चुके हैं। ऐसा गोला जो 3 काम करे, नंबर 1 पे रोटेशन, नंबर 2 पे रेवोल्यूशन, नंबर 3 पे रेवोल्यूशन शेप, उसी को हम बोलते हैं प्लैनेट्स। अब देखेंगे कि सैटेलाइट्स किसे बोलते हैं। देखो सैटेलाइट किससे बोल जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक मैंने पर्टिकुलरली कोई प्लैनेट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, प्लैनेट है हमारा अर्थ। इसके बाहर आपको पता है एक सैटेलाइट है जो कि नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। तो सैटेलाइट किसको बोला जाता है, याद रखना, एक गोला जो कि प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमे, उसको हम क्या नाम देते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट्स 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इज इक्वल टू मशीन आप यूज रख सकते हो, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि ये वाले सैटेलाइट आज लॉन्च हुई है, इस सैटेलाइट्स का काम क्या है क्या नहीं है, वो समय पे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। पर जब मैं नेचुरल सैटेलाइट्स की बात करता हूँ तो पृथ्वी का एक अपना उपग्रह है जिसका नाम है मून या फिर चंद्रमा। सबने सुनी ना ये चीज़ें? तो अब आपको मे बी ये चीज़ भी क्लियर होगी कि सैटेलाइट्स क्या है। सैटेलाइट्स भी एक गोला है, पर इस गोले की अपनी एक कंडीशन है, और गोले की क्या कंडीशन है कि ये एक ऐसा गोला होगा जो कि ग्रह की एक तरह से प्रक्रिया करेगा, ये ग्रह के इर्द गिर्द चक्कर काटेगा। तो देखो मून है ना, मून यहाँ पे है, ये गोला है, और ये मून क्या कर रहा है, ये अंदर वाला जो आपके पास प्लैनेट है इसको ये बाहर से कवर करके रख रहा है, ये इसके इर्द गिर्द घूम रहा है। चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? अब टॉपिक के ऊपर आए, नेक्स्ट के ऊपर आ जाओ जी। देखो जो बेसिक्स थे आपके पास इस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग वो हमने सारे पढ़ लिए। अब हमारा काम क्या बनता है, इस पूरे टॉपिक्स को 1 बाय 1 ख़त्म करते चले। सबसे पहले हम यहाँ से काम करना स्टार्ट करेंगे सन से। सन पढ़ेंगे, फिर मरकरी पढ़ेंगे, वीनस पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे, सैटर्न पढ़ेंगे, यूरेनस पढ़ेंगे, नेपच्यून पढ़ेंगे। क्लियर है? सन से काम स्टार्ट करें। सन सबसे पहले तो अपनी किताबों में लिख लो, सूर्य एक तारा है। क्या है ये? तारा, स्टार है। ठीक है? अब आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि ये स्टार होता क्या है, तारा होता क्या है, क्या ये कोई ठोस वस्तु है? ये जितने भी ग्रह हैं वो सारे ठोस है, एक पत्थर ही होता है एक तरह से आपके पास ग्रह। अगर मैं सन की बात करूं, तारा जो है, तारा एक आपके पास जलती हुई गैसों का गोला होता है। क्या होता है ये तारा? जलती हुई गैसों के गोले को, जलती हुई गैसों के गोले को क्या बोला जाता है? तारा। गैसों के गोले को क्या बोला जाता है? तारा। तो अब आपको समझ आ चुका होगा सूर्य क्या है, एक वो पोर्शन है जहां पे बहुत सारी गैसेस हैं और वहां पे आग लग चुकी है। क्लियर है?
तभी वो इतना ब्राइटेस्ट एक तरह से चमकीला है कि हमें यहाँ तक दिखाई देता है ना। तो अब आज हमें सन के बारे में ही पढ़ना है। सन के बारे में सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ पता चल चुकी है, तारा, एक तारा है, स्टार है। नेक्स्ट आप यहाँ पे कंटिन्यू कर लो। बोला जाता है कि जो सूर्य है, सूर्य रेवोल्यूशन भी करता है, जिस तरह से आपके पास सारे प्लैनेट्स रेवोल्यूशन कर रहे हैं, उसी तरह से सन भी रेवोल्यूशन करेगा प्लस रोटेशन भी करेगा। क्लियर है? अब ये थोड़ा सा ना ये चीज़ घुमाने वाली है, देखो कैसे भाई। रोटेशन तो हमें इसकी समझ आ जाएगी, रोटेशन ये कर सकता है, पर आपके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी कि ये रेवोल्यूशन कैसे कर सकता है, ये किसके इर्द गिर्द घूमेगा। रोटेशंस का मतलब तो ये होता है ना कि जब सूर्य अपने इस अक्ष बिंदु पे बैठ के घूम रहा है तब उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशन। सिंपल से शब्दों में हमने क्या समझा था, मान लो सूर्य मेरे हाथ में है और ये सूर्य की जगह मैंने फुटबॉल पकड़ ली है। फुटबॉल और सूर्य एक ही जैसा है, देखने में स्फेयर ही है, वो गोलाकारी है। मैंने फुटबॉल पकड़ा, अपनी उंगली के ऊपर घुमा लिया, उस चीज़ को बोल जाता है रोटेशन। क्लियर है चीज़ें? तो यहाँ पे सूर्य रोटेशंस तो ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है, पर रेवोल्यूशन कैसे करेगा। रेवोल्यूशन तो कुछ और चीज़ थी ना। रेवोल्यूशंस तो अगर मैं आपको ये समझाऊं, ये जब ये इसके अराउंड चक्कर मारेगा ना, सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर मारेगा ना, तो उसको बोल जाता है रेवोल्यूशंस। तो भाई ये किसके इर्द गिर्द चक्कर मार रहा होगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहा होगा। याद रखना एक हमारा टॉपिक चलता है गैलेक्सी, जिसको आप क्या बोलते हो, मंदाकिनी। तो बोला जाता है गैलेक्सी के इर्द गिर्द, है ना, गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर मारता है आपके पास सन। अब गैलेक्सी क्या है वो ही समझ लो। गैलेक्सी कुछ खास नहीं है, बहुत सारे तारों के समूह को बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं उनके ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, गैलेक्सी। और उसी ग्रुप में आपके पास एक सन भी है। सन जो है गैलेक्सी के एक कोने में जाके बैठा हुआ है। जैसे मान लो ये आपके पास गैलेक्सी है, इस तरह से आपके पास गैलेक्सी है ही ऐसी है और स्पाइरल उसकी शेप है। तो ये यहाँ जैसे आपके पास सन जाके बैठा हुआ है, तो ये सन किसकी रेवोल्यूशंस कर रहा है, ये दुगुद मेखला जो हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी की ये रेवोल्यूशंस करता है। चीजें क्लियर है? अब आपसे क्वेश्चंस क्या बनता है, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है, ये कितने टाइम में अपनी परिक्रमा करता है सूर्य। तो याद रखना, सूर्य 25 करोड़ बरस में एक चक्कर कंप्लीट करता है गैलेक्सी के अराउंड घूम के। क्लियर है? जब ये 25 करोड़ बरस कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको एक नाम दिया गया, उस समय को एक नाम दिया गया है, उसको बोला जाता है कॉस्मोस ईयर या ब्रह्मांड वर्ष। क्या बोल जाता है, कॉस्मोस ईयर या फिर ब्रह्मांड वर्ष। लिख लेना यहाँ पे, ब्रह्मांड वर्ष। क्लियर है? पेपर में पूछा जाता है भाई कॉस्मोस ईयर क्या है। जब सूर्य गैलेक्सी के चारों ओर चक्कर मार के पूरा चारों ओर घूम के एक चक्कर कंप्लीट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोस ईयर। और एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए वो कितना टाइम लेता है, 25 करोड़ बरस। इतनी सब चीज़ें समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से, इसका रोटेशंस के ऊपर आ जाओ। रेवोल्यूशन समझ आ गई होगी सबको। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप ज़रूर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा या पहले मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। अब आ जाओ रोटेशंस पे। रोटेशन मैंने क्या बात करी है, अगर मैं स्पेस की बात करूं, अंतरिक्ष की बात करूं, तो उसमें जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं वो सारी की सारी मूवमेंट कर रही हैं, स्टेबल नहीं है कोई भी चीज़, अनस्टेबल है, अस्थिर है। उसी तरह से सूर्य भी यहाँ पे अस्थिर है। सूर्य अपनी जगह बैठे बैठे ही वो चक्कर काट रहा है। मैंने बोला ये फुटबॉल है, ये चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। क्लियर है? और ये घूमता किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज। याद रखना ये भी क्लॉकवाइज घूमता है। अगर ग्रहों की बात करी जाए, 2 ग्रह क्लॉकवाइज घूमते हैं, वो कौन से थे, वीनस और यूरेनस। उसी तरह से आपके पास जो सूर्य है वो भी किस डायरेक्शन में घूमता है, वो क्लॉकवाइज। क्लियर है चीज़ें? पर वो कौन सी डायरेक्शन है, रोटेशंस की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जाता है, हमारे साइंटिस्टों के अनुसार बोला जाता है जो सन का इनर पार्ट है, ये वाला जो मध्य भाग है ना, ये मध्य भाग जो है, ये वाला जो भाग है, ये
बोल जाता है 25 दिन में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है, 25 डेज में अपनी रोटेशन कंप्लीट करता है। पर पोल्स पे जो ध्रुव हैं, ये जो ऊपर वाला सिरा है ना इसका, इसको क्या बोल जाता है, ध्रुव या फिर पोल्स। पोल्स को देखा जाए तो जो रोटेशंस हैं वो अपनी कंप्लीट करते हैं 35 डेज में। सूर्य के ध्रुव जो ध्रुवीय भाग है वो 35 दिन में अपना रोटेशन कंप्लीट करता है और 25 दिन में वो अपनी मध्य भाग जो है वो उसका रोटेशंस कंप्लीट करता है। चीज़ें कंप्लीट है या नहीं है, एक एक चीज़ को ख़त्म करेंगे हम सन के बारे में। हम उस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं कि आने वाले एग्जाम्स में अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो वो आपसे छूटे ना। क्लियर है? तो आ जाओ अब नेक्स्ट सन के बारे में। आप सभी ने बोला ना, जलती हुई गैसों के गोले को हम क्या बोलते हैं, स्टार या फिर तारा। क्लियर है? जलती हुई गैसों के गोले को क्या बोल जाता है, तारा। भाई जब हमने गैसेस की बात करी ना तो पेपर में यही क्वेश्चन यहाँ से घूम जाता है। क्लियर है कि कौन कौन सी गैसेस इसमें होंगी। याद रखना, सूर्य में ये जो तारा है, तारे में बहुत सारी गैसेस होती हैं। अगर सन की बात करूं, इसमें जो सबसे ज़्यादा गैस होती है वो है हाइड्रोजन। नंबर 2 पे जो सबसे ज़्यादा गैस होती है वो हीलियम। इंपॉर्टेंट है। इसका कितना अमाउंट रहता है वो भी पेपर में लगातार पूछा जाता है। 71% आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन, और 26.5% जो होती है आपके पास वो क्या होती है, हीलियम। और जो बाकी का 2.5% बच गया वो आपके पास क्या होता है, अदर गैस। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में लगातार क्वेश्चंस बने यहाँ से। 71% हाइड्रोजन है, हीलियम 26.5% है, और जो बाकी का आपके पास हिस्सा बच गया वो आपके पास कितना है, अदर गैस। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन क्या बनता है भैया, सन में हीलियम का कितना अमाउंट है, 26.5, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है, 71%। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सन से एक और देखने को मिलता है। बोल जाता है कि सूर्य देखो कितना बड़ा है ना, सूर्य कितना बड़ा है कि उसका प्रकाश इतना है कि हमें दिन में जब वो सूर्य हमें दिखाई देता है उस टाइम तक हमें लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इतना बड़ा है वो, देखो वो हमें, मेरे को ही वो रोशनी नहीं दे रहा है, पूरे विश्व में वो रोशनी दे रहा है। तो वो ऐसे कैसे दे पाता है। याद रखना, सूर्य के अंदर एक प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन। क्लियर है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस है ना, आपने ध्यान रखना, इस प्रोसेस के लगते ही जो सूर्य है वो इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवा सकता है, अदरवाइज नहीं। फ्यूजन का मतलब यहाँ पे आप सिंपल से शब्दों में याद रखना, मेल भैया एकता में बल है ना, हाँ, तो वही यहाँ पे आपने एक कॉन्सेप्ट लेके चलना है कि न्यूक्लियर फ्यूजन एक प्रोसेस जो कि किसमें होती है, सन में, तभी वो इतनी एनर्जी दे पाता है। अब मेल की बात करें ना, कैसी मेल, ये जितनी भी गैसेज है ना, जब ये आपस में मिलेंगी ना, जब गैसेज आपस में इकट्ठा होंगी ना, तभी तो वो ऊर्जा जनरेट कर पाएंगी, तभी तो वो एनर्जी दे पाएंगी ना। अगर वो बिखरती चलेंगी तो कहाँ पे हमारे पास एनर्जी दिखेगी। तो वही है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन या एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आपके पास कहाँ पे देखने को मिलता है, सन में। मैक्सिमम टाइम हमें जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है वो ये वाला टॉपिक है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस न्यूक्लियर फ्यूजन भी देके रखा होगा, पर याद रखना यहाँ पे ऑप्शन जो सही होता है वो फ्यूजन, और फ्यूजन जो होता है वो गलत। फ्यूजन का मतलब होता है बिखरना। क्लियर है? बिखरेगा, अगर आपकी गैसेज ये बिखर जाएगी तो कहाँ से भैया एनर्जी दे पाएगा ये टॉपिक। क्लियर है? नेक्स्ट, मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम हो गया लेक्चर्स को, ज़्यादा लेंथी वीडियो बन जाएगी, है ना, पर आपने कोशिश करनी है कि सारी चीज़ों को ढंग से पढ़ते चलना है। अब और जो बेसिक से फैक्ट्स बचते हैं आपके पास सन से रिगार्डिंग, वो देख लो। बोला जाता है सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है साइज में। समझ आ रही कहानी? नेक्स्ट क्या बोला जाता है, अगर मैं सन की बात करूं, सन का जो पार्ट अभी हमें दिखाई दे रहा है, अभी मैं बाहर गया, जब मैंने सन देखा तो उसको मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, फोटोस्फीयर। उसका नाम है फोटोस्फीयर, उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोस्फीयर। जब सोलर एक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण का जब समय आता है, जब सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का जो पोर्शन दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछा जाता है। कोरोना सूर्य का कौन सा भाग है? जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस टाइम जो हमें उसका पोर्शन दिखाई देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोना।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सन की जो लाइट है ना, बोल जाता है पृथ्वी के ऊपर कितने टाइम में पहुंचती है। इंपॉर्टेंट है, 8 मिनट और 16 सेकेंड्स, याद रख लेना। 8 मिनट 16 सेकेंड्स के आसपास आपके पास जो होती है सूर्य की रोशनी जो है वो पृथ्वी पे पहुंचती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और लिख लेना, बोला जाता है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। आंसर में आपके पास ऑप्शंस होता है सन, और वही आपके पास राइट है। अगर सन वहाँ पे नहीं होगा तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य, अगर मान लो सूर्य नहीं है यहाँ पे, तो नेक्स्ट जो आपके पास सबसे कम डिस्टेंस पे आपके पास सन देखने को मिलता है अर्थ से, वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ऐसे होता सन ही है, पर एग्जामिनर चालाक है, सबको पता है कि सन के बारे में सबको पता होगा, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी यहाँ पे दे देता है। तो आज हमने सन तक अपना पूरा टॉपिक क्लियर करा। नेक्स्ट टॉपिक जब आप देखोगे तो उसमें हम मरकरी को बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ से एक तरह से अनुमान रहता है कि यहाँ से एग्जामिनर 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ ले, तो 1-2 क्वेश्चन से ही घड़ा भरेगा। क्लियर है? आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।